हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बीपीएससी 3.0 और 4.0 के तहत दोस्तों ज्योग्राफी सेट 1 और पॉलिटी का सेट 1 देखेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में सर्वाधिक लाख उत्पादन राज्य कहाँ है दोस्तों। लाख मतलब आप समझ रहे हैं, इसका उत्पादन झारखंड की राजधानी रांची में होता है दोस्तों। तो आपका झारखंड दिया गया, आपका ये सही है दोस्तों। चलिए हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वायु प्रदूषक नहीं है पूछो, निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है दोस्तों। 40 क्वेश्चन हम लोग ज्योग्राफी देखेंगे, 40 क्वेश्चन हिस्ट्री से दोस्तों। इससे आने की प्रबल संभावना रहेगी दोस्तों। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है दोस्तों। कौन वायु प्रदूषक नहीं है पूछा गया। देखिए आपका एक्स किरण जो है वायु प्रदूषक नहीं है दोस्तों। CO2 और CO गैस ये वायु प्रदूषण है। SPM कण भी वायु प्रदूषण को नापा जाता है, ये भी है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है दोस्तों। तो वन उगाने के लिए वन उगाने के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ दिया गया, देख लीजिए। लौह अयस्क दोस्तों, देखिए ऑस्ट्रेलिया विश्व का शीर्ष लौह अयस्क उत्पादक देश है दोस्तों। लौह अयस्क उत्पादकों में भारत का विश्व में चौथा स्थान है दोस्तों। कोयला देखिए, भारत में झारखंड कोयले में सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों। भारत विश्व में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। और चीना कुरी पश्चिम बंगाल का भारत की सबसे बड़ी गहरी कोयला खदान है दोस्तों। चलिए अवरक देखते हैं। आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा अवरक उत्पादक राज्य है दोस्तों। विश्व में चीन अवरक का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत विश्व में 8वां सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अवरक में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य आपका कर्नाटक राज्य में, कहाँ पे दोस्तों, कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीपीएससी मॉडल पे एक सेट बनाया गया दोस्तों, आप लोग इसको जरूर से जरूर लगाइएगा। निम्नलिखित में कथनों विचार कीजिए। भाबर एवं सक्रिय पेटी। भाबर एक सक्रिय पेटी है जो सिंधु नदी के झेलम तक हिमालय की तलहटी से पूर्व पश्चिम दिशा में फैली है दोस्तों। देखिए सिंधु से नहीं फैली है, ये आपका यहाँ पे यही पॉइंट गलत है दोस्तों। जो है यह क्वेश्चन जो गलत है आपका, सिंधु से नहीं फैली है ये दोस्तों। सक्रिय पट्टी आपका जो फैली है ये तीस्ता तक हिमालय से फैली है, तीस्ता से दोस्तों, इसलिए एक गलत है आपका। भाबर के मैदान फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, ये आपका सही है। केवल कौन सही पूछा गया दोस्तों, आपका जो सही है केवल 2 सही है दोस्तों। आप लोग आराम से देखिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट देखिए दोस्तों। भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों। तांबे का सर्वाधिक उत्पादन आपका मध्य प्रदेश करता है दोस्तों। ये कितना करता है, 46% करता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका राजस्थान है दोस्तों। राजस्थान जो है ये आपका कितना परसेंट करता है ये भी हम बता देते हैं। राजस्थान जो है दोस्तों आपका 33% तांबा का उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश 46% दोस्तों, और झारखंड 21% करता है। झारखंड जो है 21% करता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कोटवार पठार। कोटवार पठार किन 2 नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजक के रूप में कार्य करती है दोस्तों। कोटवार पठार जो किन 2 प्रणाली के बीच जल विभाजक का कार्य करती है, जल्दी से आप लोग बताइएगा। सिंधु और गंगा बाध तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य करते हैं। किसके बीच दोस्तों, कोटवार पठार किन 2 नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है, तो सिंधु एवं गंगा अपवाह तंत्र के बीच करती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साल और सागौन सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है दोस्तों, कहाँ के बीच है, ये पर्णपाती वृक्ष है। साल और सागौन सबसे महत्वपूर्ण पर्णपाती वृक्ष है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। नाग टिब्बा चोटी किस हिमालय पर्वत में स्थित है दोस्तों। नाग टिब्बा चोटी किस हिमालय पर्वतमाला में स्थित है, तो नाग टिब्बा जो है दोस्तों ये आपका निम्न लेसर हिमालय में ये स्थित है दोस्तों। कहाँ पे, निम्न लेसर हिमालय में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है। पश्चिम घाट श्रृंखला भारत के किस राज्य में शुरू होती है दोस्तों। पश्चिम घाट श्रृंखला जो भारत की किस राज्य से शुरू होती है दोस्तों, तो ये गुजरात राज्य से पश्चिम घाट श्रृंखला शुरू होती है। कहाँ से दोस्तों, गुजरात राज्य से, आप लोग जानते होंगे।
देखिए गुजरात से शुरू होती है और कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। पश्चिम घाट पश्चिमी तट के समांतर स्थित है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप अब लोग देखिए, किस राज्य में खारदुंगला पर्वत स्थित है दोस्तों? तो खारदुंगला पर्वत आपका लद्दाख में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? लद्दाख में। ऑप्शन पर भी ध्यान दीजिएगा, 5 ऑप्शन आपका सेट किया गया है एग्जाम बीपीएससी एग्जाम नोट पे दोस्तों। 2022 तक भारत के कितने परमाणु रिएक्टर संचालन में था दोस्तों? तो 22 रिएक्टर 2022 तक परमाणु संचालन में था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। ढक्कन का पठार 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित है, निम्न में कौन उन क्षेत्रों में नहीं है दोस्तों? देखिए आपका कौन क्षेत्र नहीं है? तो गुजरात आपका नहीं है दोस्तों। कौन सा क्षेत्र 3 क्षेत्रों में नहीं आता है? तो आपका गुजरात दोस्तों। क्योंकि देखिए ढक्कन का जो पठार है, ढक्कन का पठार जो है 6 भारतीय राज्यों में फैला है। 6 भारतीय राज्यों में दोस्तों। कौन कौन में देखिए हम बताते हैं। महाराष्ट्र हो गया 1 नंबर दोस्तों। फिर दूसरा आपका देखिए कर्नाटक हो गया। तीसरा देखिए आपका आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश हो गया तीसरा राज्य दोस्तों। फिर आपका तेलंगाना हो गया दोस्तों, तेलंगाना। चौथा स्टेट है। फिर आपका केरल है दोस्तों, 5वां स्टेट। फिर तमिलनाडु है दोस्तों, तमिलनाडु दोस्तों, ये आपका 5वां स्टेट। 6ठा स्टेट ये हो गया दोस्तों। इतने राज्य में आपका ढक्कन का पठार फैला हुआ है दोस्तों। इनमें से देखिए सिर्फ गुजरात में नहीं फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश में है फैला हुआ, फिर आपका महाराष्ट्र में भी फैला हुआ है दोस्तों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। शिवालिक भारत के उत्तरी मैदानों में डैश के द्वारा अलग होते हैं दोस्तों। ये एनसीईआरटी पैटर्न पे टेस्ट बनाया गया दोस्तों, एनसीईआरटी पैटर्न पे है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। शिवालिक भारत के उत्तरी मैदान में डैश के द्वारा अलग होती है दोस्तों। तो किसके द्वारा अलग होता है? हिमालयी फ्रंटल भ्रंश के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? हिमालयी फ्रंटल भ्रंश के द्वारा अलग होती है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, क्षेत्रफल के बोला है तो आपका लद्दाख होगा दोस्तों। कौन सा होगा? लद्दाख। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। जादूगोला की खदानें डैश के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है दोस्तों? तो जादूगोला की जो खदानें है आपका यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? यूरेनियम के लिए दोस्तों। ये खदान अगर पूछ लिया जाए कहाँ पड़ता है तो आप लोग जानते होंगे। जादूगोला दोस्तों सिमुम थ्रस्ट बेल्ट में पड़ता है। ये झारखंड के सिमुम जिले में स्थित है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, पवन निक्षेप के कारण कौन सी भू आकृति का निर्माण होता है दोस्तों? पवन निक्षेप के कारण कौन सी भू आकृति का निर्माण होता है? तो दोस्तों लोयस मृदा का निर्माण होता है। अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन लोयस मृदा सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो चीन में दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे पुराना वलित पर्वत है दोस्तों। सबसे पुराना वलित पर्वत आपका अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन सा है दोस्तों? अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुराना वलित पर्वत है दोस्तों। मालवा पठार डैश द्वारा घिरा है दोस्तों। मालवा जो है ये आपका मालवा पठार जो घिरा हुआ है डैश के द्वारा, किसके द्वारा घिरा हुआ? आपको दिमाग दौड़ाइए। ये दोस्तों उत्तर में अरावली से घिरा हुआ है और दक्षिण में विंध्य पर्वत से दोस्तों। ये आपका दोनों सही है दोस्तों, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क पर्णयाती जंगल गिर मतलब से दोस्तों क्या किस राज्य में गिरा है दोस्तों? तो गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में दोस्तों। तो दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नुब्रा घाटी किस पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है दोस्तों? नुब्रा घाटी दोस्तों आपका स्थित है लद्दाख और पीर पंजाल और दोस्तों जास्कर के बीच दोस्तों। सॉरी दोस्तों, लद्दाख और काराकोरम के बीच स्थित है। नुब्रा घाटी जो है लद्दाख और काराकोरम के बीच स्थित है नुब्रा घाटी दोस्तों। कहाँ पे है नुब्रा घाटी? लद्दाख और काराकोरम के बीच दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है दोस्तों? तो देखिए पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, कोयला भी है दोस्तों, लकड़ी आपका जीवाश्म ईंधन है दोस्तों, ये चारकोल की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी पारंपरिक गैर नवीकरणीय ऊर्जा
स्रोत का एक उदाहरण है दोस्तों, गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण पूछ रहा है। तो आप लोग क्या मानिएगा तो दोस्तों, ये आपका प्राकृतिक गैस, गैर नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है कौन सा है, तो प्राकृतिक गैस है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, कौन सा राज्य भारत में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों। चांदी का जो सबसे बड़ा उत्पादक है आपका राजस्थान है दोस्तों। कौन सा राज्य है, राजस्थान दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सरदार सरोवर विद्युत परियोजना किस राज्य, किस नदी पर स्थित है दोस्तों। सरदार सरोवर नदी विद्युत परियोजना, तो ये दोस्तों आपका नर्मदा पे स्थित है। किस पे, नर्मदा पे दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा हिमालय करेवा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। करेवा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध कौन सा हिमालय है दोस्तों, ये आपका कश्मीर हिमालय है। कौन सा दोस्तों करेवा के लिए, आपका कश्मीर हिमालय दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में गैर प्रतिपूर्ति योग है दोस्तों। तो ये आपका कौन सा संसाधन जो है प्रकृति में गैर प्रतिपूर्ति योग है, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा जीवाश्म ईंधन दोस्तों। प्रतिपूर्ति योग है दोस्तों, ये ज़्यादा उपयोग किया जाएगा तो खत्म हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। दुनिया के कुल भूमि क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी लगभग कितनी है दोस्तों, तो 2.4%। कितने, 2.4 दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देशांतर के संदर्भ में भारत पूर्वी राज्य कौन सा है दोस्तों। पूर्वी राज्य आपका देशांतर के छोर में अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत पूर्व पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है दोस्तों। भारत पूर्व पक्षी अभ्यारण्य ये आपका कहाँ पे है, तो राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों डिगबोई, असम में सबसे पुराना तेल क्षेत्र है दोस्तों। कहाँ पे, डिगबोई असम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रेड क्लिफ रेखा निम्नलिखित किस देश के साथ भारत की सीमाओं का सीमांकन करती है दोस्तों। तो रेड क्लिफ रेखा दोस्तों पाकिस्तान के साथ सीमांकन करती है, तो किसे, पाकिस्तान के साथ दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरापुट समृद्ध भंडार है दोस्तों, किसका है, कोरापुट समृद्ध बॉक्साइट का। किसका समृद्ध भंडार है, बॉक्साइट का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। फसलों का विचार करें। जेट्रोफा दोस्तों, ये जैव ईंधन फसल का उपयोग करना है। चुकंदर भी हो जाएगा दोस्तों, जेट्रोफा भी बायोडीजल जो बनाया जाता है, ये आपका तीनों हो जाएगा दोस्तों। 1 2 तीनों सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सर्वाधिक कच्चा लोह इस्पात उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों। कच्चा लोह इस्पातक राज्य जो है भारत का, ये आपका दोस्तों फर्स्ट नंबर में आपका उड़ीसा आता है दोस्तों, लेकिन उड़ीसा ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो आपका छत्तीसगढ़ होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है दोस्तों। सबसे लंबी सीमा साझा करता है आपका बांग्लादेश दोस्तों, उसके बाद चीन करता है, उसके बाद पाकिस्तान दोस्तों, उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद आप लोग जानते होंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रूप में किस बंदरगाह का नाम बदला गया दोस्तों। तो कोलकाता बंदरगाह दोस्तों। किसका नाम बदला गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम पर, कोलकाता बंदरगाह दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, भारत का कितना % भाग वनों और वृक्षों से आच्छादित है दोस्तों। तो 24.62% दोस्तों, 24.62% दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। विस्तार क्षेत्र के अनुसार नियंत्रित किया जाने वाला भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह बंदरगाह है दोस्तों, तो आपका विशाखापट्टनम। विस्तार क्षेत्र के अनुसार नियंत्रित किए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह विशाखापट्टनम है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आपका 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों, और 40 क्वेश्चन आप पॉलिटी भी देखिए। चलिए हम लोग 40 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस को देखेंगे इस सेट में दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा अपने साथियों में भी दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सेट है दोस्तों, सब NCERT बेस्ड है दोस्तों। चलिए निम्न में कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है दोस्तों। चलिए लोकतंत्र की विशेषता जो नहीं है आपका वंशानुगत शासन इंडिया में नहीं है दोस्तों। ये लोकतांत्रिक विशेषता का उदाहरण नहीं है दोस्तों, ये आपका गलत है। तो उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका है ही, चुनाव है ही दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में कथनों विचार किए। महात्मा गांधी के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के एक नवीन विशेषता है दोस्तों। देखिए
राज्य की नीति निरंकुशता जो है महात्मा गांधी के अनुसार नहीं है दोस्तों। ये आपका किनके अनुसार है आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया था दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार राज्य के नीति तत्व को भारतीय संविधान का नवीन विशेषता बताए थे दोस्तों, महात्मा गांधी नहीं बताए थे। नीति निरंकुशता सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्श को बढ़ावा देने के लिए ये सही है दोस्तों। वे भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापित करना चाहते थे, ये भी सही है। चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो आपका 2 और केवल 2 और 3 सही है दोस्तों, एक गलत हो गया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा एक संविधान सभा की विशेषता है दोस्तों। संविधान सभा की जो विशेषता है वो दोस्तों आपका हो जाएगा सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है दोस्तों। आपका 2 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डालते हैं कौन सा एक संविधान सभा की विशेषता है दोस्तों। कौन सा एक संविधान सभा की विशेषता है, फिर रिपीट हो गया दोस्तों। सभा के सदस्यों चुनाव अप्रत्यक्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता था दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय ढांचे में शासन के कितने स्तर होते हैं दोस्तों, तो 3 स्तर होते हैं। कितने दोस्तों, 3 स्तर होते हैं। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट है दोस्तों। तो देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग के 1990 की धारा 12 ये गलत है दोस्तों। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 15 ये भी गलत है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 के अनुसार किया गया था दोस्तों। क्या बोला गया, राष्ट्रीय महिला आयोग की कार्य निर्दिष्ट कब किया गया था, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में किया गया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विकल्प 1 1 2 3 को देखना है दोस्तों। देखिए कैबिनेट शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण कर, कैबिनेट शासन प्रणाली जो है शक्ति पृथक्करण है। संघात्मक शासन प्रणाली जो है शक्ति विभाजन है दोस्तों। एकात्मक शासन प्रणाली शक्तियों का संकेंद्रण, एकात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का संकेंद्रण। राष्ट्रपति प्रणाली में कैबिनेट एक सामूहिक विधान प्रभाव के रूप में कार्य नहीं करता है, बल्कि उनकी भूमिका सरकार के प्रमुख के लिए एक आधिकारिक सलाहकार परिषद है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में राज्य विधानमंडलों की द्विसदनीय संरचना है दोस्तों, तो 6 में। कितने में, 6 में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, नीदरलैंड में दोस्तों। नीदरलैंड द हैग वहीं पे नीदरलैंड है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ दोस्तों। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया। कब दोस्तों, 25 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्ता के बंटवारे का रूप नहीं है दोस्तों, तो शक्ति का लंबवत विभाजन, शक्ति का क्षैतिज विभाजन, लोगों के बीच शक्ति का विभाजन, उपयुक्त एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। देखिए कौन सा है, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। पूछा दोस्तों कि सत्ता के बंटवारे के बारे में सही नहीं है, तो देखिए गलत खोजना है। तो शक्ति का बंटवारा विभाजन है दोस्तों, शक्ति का क्षैतिज विभाजन ये भी है, लेकिन लोगों के बीच सत्ता का बंटवारा नहीं होता, ये आपका गलत दिया गया है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए कुछ सब सामान्य अवस्थाओं को देखें जो हमारे पास सामने आएगी। देखिए आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों। इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। कौन सा विवाद मौलिक अधिकारों से संबंधित है दोस्तों। देखिए गोलकनाथ मौलिक अधिकारों से संबंधित पूछा गया दोस्तों, तो आप लोग जान रहे होंगे कौन सा विवाद है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य होगा। क्या हुआ दोस्तों, गोलकनाथ बनाम पंजाब। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। लोकसभा के सत्रावसान के संबंध में निम्नलिखित में से 3 कथन सही हैं। कौन कौन है देखिए। इसका अर्थ होता है लोकसभा के सत्र की समाप्ति राष्ट्रपति ही ऐसा आदेश जारी कर सकता है, या तब नहीं हो सकता जब सदन की बैठक चल रही हो दोस्तों। तो देखिए क्या होगा आपका, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए दोस्तों। आपका इसमें होगा या तब नहीं हो सकता, या तब नहीं हो सकता जब सदन की बैठक चल रही है दोस्तों। क्या पूछा गया था पहले ये देखिए। लोकसभा के सत्रावसान के संबंध में निम्नलिखित में 3 कथन सही हैं। गलत कथन को याद कीजिए दोस्तों। इसमें आपका 2 सही है। इसका अर्थ है लोकसभा के सत्र की समाप्ति राष्ट्रपति आदेश जारी करते हैं तो, लेकिन यह तब नहीं हो सकता जब सदन की बैठक चल रही हो दोस्तों, तो समाप्ति नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए। कौन सा कारक मतदान व्यवहार का निर्धारण कर सकता है दोस्तों। कौन सा कारक जो है मतदान व्यवहार का निर्धारण कर सकता है। तो दोस्तों आप लोग इसमें धर्म है, समुदाय है और जाति है दोस्तों। तो क्या होगा, 1 से अधिक हो जाएगा दोस्तों। इसमें फिर से देखिए
कौन सा कारक मतदान व्यवहार का निर्धारण कर सकता है? तो धर्म, समुदाय और जातीय सभी कर सकता है दोस्तों। धर्म भी कर सकता है, समुदाय भी और जातीय भी कर सकता है दोस्तों। इसलिए आपका तीनों सही है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के निम्नलिखित भागों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखने के लिए संदर्भित करता है दोस्तों? तो कौन करता है? तो दोस्तों ये आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व करता है दोस्तों। राष्ट्र की एकता, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा कायम करने के लिए संदर्भित है दोस्तों। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के निम्नलिखित कथन पर विचार करना है दोस्तों। डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हमारे संविधान का हृदय और आत्मा कहा दोस्तों। और यदि विधायिका कार्यपालिका का कोई कार्य किसी मौलिक अधिकार को छीनता है या सीमित करता है तो वह अमान्य होगा। उपरोक्त में कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो देखिए केवल एक, केवल दो, एक दो, कौन सा सही है दोस्तों? तो आपका दोनों सही है। कौन है? दोनों आपका सही है दोस्तों कि डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा होता है, ये सही है। और यदि इस विधायिका कार्य कोई कार्य किसी मौलिक अधिकार से छीनता है तो सीमित करता है तो वह अमान्य होगा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आप लोग देख लीजिएगा स्टॉप करके वीडियो को दोस्तों। चलिए, कौन सा देश बेल्जियम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है दोस्तों? बेल्जियम के साथ जो सीमा साझा नहीं करती है वो आपका जो देश है दोस्तों स्वीडन। स्वीडन जो है बेल्जियम के साथ सीमा साझा नहीं करती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। बेल्जियम, चलिए देखते हैं बेल्जियम के बारे में दिया गया। बेल्जियम उत्तर पश्चिमी यूरोप का एक देश है। सबसे छोटे और सबसे घनी आबादी वाले यूरोपीय देशों में एक है। यह 1830 में अपनी स्वतंत्रता के बाद यह एक वंशानुगत संवैधानिक सम्राट की अध्यक्षता की प्रतिनिधि लोकतंत्र रहा है दोस्तों। प्रारंभ में बेल्जियम सरकार का एकात्मक रूप है दोस्तों। एकात्मक रूप था 1980 से 80-90 के दशक में। हालांकि फ्लैंडर्स, वालोनिया और ब्रुसेल्स राजधानी क्षेत्र के बीच शक्तियों साझा करके बेल्जियम को एक संघीय राज्य में बदलने के लिए कदम उठाए गए हैं दोस्तों। पड़ोसियों के साथ कुल 860 मील भूमि सीमाएं हैं दोस्तों। उत्तर में नीदरलैंड है, पूर्व में आपका जर्मनी है, दक्षिण पूर्व में आपका लग्जमबर्ग और दक्षिण में फ्रांस से घिरा है दोस्तों। बेल्जियम की उत्तरी सीमा लगभग 40 मील यानी 60 किलोमीटर तटरेखा है दोस्तों। इस प्रकार स्वीडन बेल्जियम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया दोस्तों? तो आपका आप लोग जानते हैं संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में किया गया? तो 32 अनुच्छेद में दोस्तों। इनमें से कोई नहीं इसमें होगा दोस्तों क्योंकि दिया ही नहीं गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 173 राज्य विधानसभा के लिए सदस्यों की शिक्षा किससे संबंधित है दोस्तों? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 राज्य विधानसभा के लिए सदस्यों की शिक्षा किससे संबंधित है? राज्य की नीति निर्देशक से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, उपयुक्त एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। जल्दी आप लोग बताइए किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये आपका राज्य सरकार से संबंधित। किससे है? राज्य सरकार से दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। किसके तहत पंचायती राज व्यवस्था की जाती है दोस्तों? पंचायती राज की व्यवस्था की जाती है तो राज्य के नीति निर्देशक के अनुसार दोस्तों आपका व्यवस्था किया जाता है पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में व्यक्ति मताधिकार को मान्यता दी गई है दोस्तों? व्यक्ति मताधिकार की मान्यता जो दिया है संविधान 326 अनुच्छेद के तहत व्यक्ति मताधिकार की मान्यता दी गई है दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के व्यवहार और प्रक्रिया के नियमन करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय 1966 नियम 1966 तैयार किया दोस्तों? ये कौन सा नियम है आप लोग जल्दी से बताइएगा। ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 145 है दोस्तों। फिर से देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के व्यवहार और प्रक्रिया के नियम करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय नियम 1976 तैयार किया था? तो अनुच्छेद 145 के तहत दोस्तों। चलिए, न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय दूसरे उच्च न्यायालय के स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है दोस्तों? न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में हस्तांतरण करने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के राष्ट्रपति उपयुक्त एक से अधिक। कौन सा होगा दोस्तों? आप लोग जल्दी बताइए। तो भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है दोस्तों। किसके पास? भारत के राष्ट्रपति के पास दोस्तों।
देखिए कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का सदस्य नहीं है दोस्तों। NHRC का जो सदस्य नहीं है वो जो है, पहले उसको देखिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, फिर देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य ये भी हैं, फिर आपका बच गए 2 दोस्तों। तो ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के शैक्षणिक संस्थानों के अध्यक्ष नहीं है दोस्तों, ये आपका गलत है और यहाँ गलत पूछा ही गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित कौन सा संशोधन शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है दोस्तों? तो 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 दोस्तों। चलिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए लाया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे अनुच्छेद डैश डैश के बारे में बताता है दोस्तों। 39 से समान न्याय मुक्ति कानून सहायता, देखिए क्या बताता है, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। ये बताता है आपका 39 में समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता बताता है अनुच्छेद 39 के ए दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या अधिक नहीं हो सकती है दोस्तों। तो लोकसभा के 15% सदस्यों से अधिक नहीं हो सकती है दोस्तों। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में निहित है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार विश्व के किसी भी देश के संविधान में पाए गए अधिकारों की तुलना में अधिक विस्तृत है दोस्तों। मूल रूप से संविधान 6 मौलिक, गलत है दोस्तों, मूल रूप से 6 नहीं 7 था। आप लोग जानते हैं 1 और 2 आपका सही है, पूछा गया है कौन सही है, तो आपका 1, 2 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो किसके दोस्तों? तो लोकसभा के प्रति दोस्तों। क्या पूछा गया फिर से देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति दोस्तों। कौन सा भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद नहीं है जो संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है दोस्तों? तो देखिए 16 है, 20 है आपका, लेकिन आपका 22 भी है दोस्तों और 323 भी है दोस्तों। इसलिए आप लोग देखिए 315 से लेकर 323 यूपीएससी के सदस्यों के साथ वर्णित किया गया है दोस्तों। इसलिए उपयुक्त इनमें से कोई नहीं, सभी है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देख लीजिए 315 से 323 तक यूपीएससी सदस्यों के साथ सार्वजनिक सेवा आयोग की संरचना नियुक्ति के प्रावधान के नियमन किया गया दोस्तों। 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। प्रस्तावना में वर्णित शब्द बंधुत्व का अर्थ है दोस्तों। आज थोड़ा काम है इसलिए फास्ट खींच रहे हैं। प्रस्तावना में वर्णित शब्द बंधुत्व का अर्थ क्या है? देखिए तो आपका भाईचारा है दोस्तों। बंधुत्व मतलब क्या हुआ प्रस्तावना में? भाईचारा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, राजनीतिक दल के प्रकार, राजनीतिक दल के नाम का कौन सा सही है दोस्तों? राजनीतिक दल, आम राजनीतिक दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, सही है दोस्तों। और राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है दोस्तों। लेकिन आम आदमी पार्टी ये राज दल अब नहीं रहे, ये राष्ट्रीय पार्टी बन गया दोस्तों। अखिल भारतीय तृणमूल ये बाहर हो गया राष्ट्रीय दल से दोस्तों। ये आपका 1 और 4 सही है। इस ऑप्शन के अनुसार दोस्तों 1 और 4 आपका सही है। फिर देखिए राष्ट्रीय दल के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल जो लोकसभा चुनाव में 4 या अधिक राज्यों के कुल मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त करना होता है दोस्तों। कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय दल के उदाहरण है दोस्तों। राज्य दल में कोई राजनीतिक दल जो राज्य के एक राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं उसे नीचे दिए गए कथनों को देखिए। विधानसभा आम चुनाव में कानूनी मतों के कम से कम 6% मत प्राप्त करना और कम से कम 2 सीटें जीतना अनिवार्य है। लोकसभा आम चुनाव में कानूनी मतों में कम से कम 6% प्राप्त करना और कम से कम 1 सीट जीतना अनिवार्य है लोकसभा में दोस्तों। अब विधानसभा में आम चुनाव में कम से कम 3 सीटें और 3% सीटें जीतने से अधिक हो जीते। देख लीजिएगा दोस्तों आप लोग इसे आराम से। लोग आगे देखते हैं कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में सही है दोस्तों। देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश 30 हैं, गलत है दोस्तों। अभी आपका 33 न्यायाधीश हैं और 1 मुख्य न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 60 वर्ष नहीं दोस्तों। सर्वोच्च न्यायाधीशों की संख्या 65 वर्ष होता है। 6 वर्ष से 65 वर्ष आयु होता है दोस्तों। इसलिए आपका इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। भारत के संविधान के निम्न में कौन से अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम प्रावधान किया गया? 10वीं अनुसूची में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। किस आरटीआई अधिनियम पारित किया गया दोस्तों? तो 2005 में आरटीआई अधिनियम पारित किया गया था दोस्तों। कब? 2005 में दोस्तों।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष आरटीआई अधिनियम पारित किया गया था? 2005 में दोस्तों। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा विकल्प राजनीतिक दलों और गठबंधन के संबंध में गलत ढंग से मेल है दोस्तों? बहुजन समाज पार्टी 1990 नहीं हुआ दोस्तों, 1984 में इसकी स्थापना हुआ, काशीराम द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय जनता दल दोस्तों 1997, ये आपका सही है। फिर समाजवादी पार्टी 1992, ये भी आपका सही है दोस्तों। देखिए बहुजन समाज पार्टी बसपा भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक 1984 में काशीराम इसके संस्थापक हैं। देख लीजिएगा, आपको थोड़ा मोटा मोटा बताते हैं। राष्ट्रीय जनता दल दोस्तों आरजेडी, इस समाजवादी दल दोस्तों बिहार और झारखंड क्षेत्र में कायम 1997 इसका गठन हुआ। लालू प्रसाद इसके, रघुवंश प्रसाद सिंह, कांति सिंह इसके संस्थापक थे दोस्तों। मुख्यालय नई दिल्ली, विचारधारा समाजवाद, भारतीय चुनाव आयोग के दर्जा राजदल दोस्तों। देखिए समाजवादी पार्टी सपा यह उत्तर प्रदेश में इसी सामाजिक लोकतांत्रिक दल है। 1992 में इसकी स्थापना, मुलायम सिंह इसके संस्थापक थे दोस्तों। एनसीपी देखिए कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी 1999 में इसका 8 राष्ट्रीय दलों में से एक ये भी है दोस्तों। अभी वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल है बचा हुआ दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से राजनीतिक दलों का कार्य नहीं है दोस्तों? वे चुनाव लड़ते हैं, विभिन्न मुद्दों पर जनमत को बढ़ावा देने के लिए सरकार चलाते हैं और निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे विपक्षी दल के लिए आलोचक की भूमिका निभाता है और जो लोकतंत्र का सही सार है दोस्तों। फिर देखिए राजनीतिक दल समान राजनीतिक विचारों वाले लोगों को एक साथ लाता है। आपका इनमें से सभी सही है दोस्तों, इसलिए आपका इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आपका जो स्टेटमेंट दिया गया दोस्तों सभी सही है। राजनीतिक दल लोगों को एक समूह चुनाव लड़ने, लोकतंत्र हासिल करने और एकजुट लाने के लिए एक सही है। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो एग्जाम्पल 91 सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ पीडीएफ भी उपलब्ध करा दिया जाएगा दोस्तों। ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपातकालीन प्रावधानों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल मंत्रिमंडल के लिखित सहमति के आधार पर घोषित किया जाता है। देखिए ये आपका सही नहीं है दोस्तों, सही है दोस्तों। राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में अधिकतम 3 वर्षों तक लागू होता है, ये भी सही है। लेकिन सशस्त्र विद्रोह 42 में संविधान में जोड़ा गया, ये गलत है दोस्तों। ये आपका जोड़ा गया था 44 में संशोधन के द्वारा दोस्तों। कब कैसे जोड़ा गया था दोस्तों? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संवैधानिक है दोस्तों? तो 73वां संविधान संशोधन के पंचायती राज संवैधानिक है दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन 1992 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध है दोस्तों। तो ये किसमें? तो आप लोग जानते होंगे, ये 6ठी अनुसूची में दोस्तों। किसमें? 6ठी अनुसूची में है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को डैश द्वारा जोड़ा गया दोस्तों। 9वीं अनुसूची को जो जोड़ा गया था, ये आपका पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। चलिए आपका सेट यहीं कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।